और अगर तुम अपनी बहन के लिए शेर हो तो दूसरों की बहन के लिए सुअर मत बनो। माँ बाप को अपनी बेटी की बॉडी देखने से पहले 3 घंटे रोक के रखा गया। क्या रेप होना कभी रुकेगा इंडिया में? इतना घिनौना काम शायद कोई राक्षस भी ना करे। वो चिल्लाती रही पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। जो दूसरों की जान बचाना चाहती थी उसकी खुद की जान चली गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने साफ कर दिया था कि ये एक गैंग रेप है। जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में लड़कियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। जब एक लड़की पैदा होती है तो सबसे पहले डॉक्टर कहते हैं मुबारक हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। इस लड़की को तुम बचपन में पूछते हो, उसे बड़े होकर इस तरह कैसे नोच सकते हो। देश में फिर एक बार ऐसा समय आया है जिसमें एक बार फिर से लड़कियों को बाहर आकर अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ रहा है। कुछ वैसा देखने को मिल रहा है जो 12 साल पहले निर्भया केस के समय देखने को मिला था, जिसकी वजह से इस केस को काफ़ी लोग बुलाने लगे हैं निर्भया 2.0। 8 अगस्त 2024 को डॉक्टर मोमिता देवनाथ, एक 31 साल की डॉक्टर जो आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी पीजीटी कंप्लीट कर रही थी। आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वेस्ट बंगाल के नॉर्थ कोलकाता में आता है और ये भारत के सबसे पुराने और जाने माने मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। पीजीटी एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है। इस कोर्स के टाइम पीरियड में डॉक्टर्स को 36 से 72 घंटे के लिए अवेलेबल रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें रेस्ट करने का भी हार्डली ही कोई टाइम मिलता है। डॉक्टर मोमिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 36 घंटे की शिफ्ट के बाद मोमिता अपने 4 कलीग्स के साथ खाना खाने के लिए गई, जिसमें था एक इंटर्न, एक हाउस स्टाफ और 2 पीजीटी स्टूडेंट्स। खाना खाते वक्त वो सारे ओलंपिक्स देख रहे थे, जिस टाइम पे नीरज चोपड़ा अपना जेवलिन थ्रो डाल रहे थे। ओलंपिक्स खत्म होते ही डॉक्टर मोमिता ने अपने कॉलीग्स को कहा कि वो रेस्ट करने के लिए चेस्ट डिपार्टमेंट के सेमिनार रूम में जा रही हैं, जो कि 3rd फ्लोर पे सिचुएटेड था। मोमिता ने अपना सामान उठाया और थोड़ी देर में मिलूंगी ये कह के वो चल दी, पर किसी को ये नहीं पता था कि वो थोड़ी देर कभी नहीं आने वाली। जिस सेमिनार रूम में मोमिता गई थी वो 40 बाई 30 फीट का था। रात के करीब 3 बज रहे थे, जिसकी वजह से कोई वहाँ पे नहीं था, तो थोड़ी देर पढ़ने के बाद वो वहीं पे सो गई। अगले दिन 7:30 बजे के आसपास मोमिता का एक कॉलीग उन्हें ढूंढने के लिए जाता है। पीजीटी की ट्रेनिंग के टाइम पे स्टूडेंट्स को कभी भी बुलाया जा सकता है, पर कई बार कॉल करने के बाद भी मोमिता ने जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से उनके कलीग ने वहाँ खुद जाकर उन्हें बुलाने का सोचा। पर जैसे ही वो सेमिनार रूम पहुंचे उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहाँ पे थी डॉक्टर मोमिता की डेड बॉडी, और ऐसी कंडीशन में जो कोई सोच भी नहीं सकता। उनकी लोअर हाफ बॉडी पे कपड़े नहीं थे, आंखों और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। उनकी लेग्स 90 डिग्री पर स्ट्रेच्ड थीं। ये सब देखने के बाद वो जल्द ही भागे और आसपास में जितने भी लोग मिले उन्हें सब बताने लगे। सुबह के 10:46 पे डॉक्टर मोमिता के घर पे एक फ़ोन कॉल जाता है, जहां उनके पेरेंट्स को बताया जाता है कि मोमिता की तबीयत बहुत ख़राब है, तो आप दोनों जल्द ही कॉलेज आ जाइए। पर इससे पहले कि मोमिता के माता पिता कुछ सोच पाते, उन्हें 11:15 पे एक और फ़ोन कॉल आता है, जहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि डॉक्टर मोमिता ने कर लिया है। ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। 3 घंटे के इंतजार के बाद पिता को अंदर जाने के लिए परमिशन मिलती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। मोमिता की कंडीशन देखकर वो समझ जाते हैं कि ये हो ही नहीं सकता। उन्होंने बाहर आकर सबको बोल दिया कि नहीं, मर्डर है। उनका कहना था कि वो देखते ही समझ गए थे कि ये मर्डर केस है और उन्हें अपनी बेटी के लिए जस्टिस चाहिए। इसी बीच आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, जहां पर सारे डॉक्टर्स और पीजीटी एक साथ मिलकर हॉस्पिटल के बाहर जस्टिस की मांग करते हैं। ये प्रोटेस्ट देखते ही देखते इंडिया के बाकी शहरों में भी पहुंच गया। ममता बनर्जी विक्टिम के पेरेंट्स से मिलने गई और उन्होंने ये वादा दिया कि उनकी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा, पर क्या वो सच में ऐसा कर रही हैं? उसी दौरान पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को ये केस दे दिया गया, जिन्होंने जल्द ही इस केस को प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे रखा और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तालाब पुलिस स्टेशन की मदद से उन्होंने अलग अलग टीम्स को बुलाया, जिनमें से एक थी फॉरेंसिक टीम। प्रोटेस्टर्स की डिमांड थी कि डॉक्टर मोमिता की ऑटोप्सी की जाए और उनके एक्चुअल डेथ कॉज को समझा जाए। लगभग 11:30 पे फोरेंसिक टीम ने मोमिता की डेथ को अननेचुरल डेथ में इंक्लूड कर दिया और फुल रिपोर्ट्स के लिए डेड बॉडी को डिफरेंट हॉस्पिटल भेज दिया गया। जब तक रिपोर्ट्स आई तब तक पुलिस ने कॉलेज में सर्चिंग शुरू कर दी, जिस दौरान उन्हें सेमिनार रूम में कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ब्लड, कुछ बुक्स, मोमिता के लोअर पार्ट के कपड़े और एक ब्लूटूथ हेडसेट। कुछ लोग कह रहे हैं कि सेमिनार रूम को मोमिता की डेथ के तुरंत बाद फ्रेशली पेंट कर दिया गया था, पर अभी हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन का कोई प्रूफ नहीं है। सारे एविडेंसेस को फोरेंसिक लैब में भेजने के बाद सीसीटीवी फुटेजेस की चेकिंग शुरू होती है। इस टाइम पे कुछ भी सस्पिशियस उन्हें नहीं दिखता, पर एक आदमी कॉलेज से 11 बजे के आसपास बाहर जाता हुआ दिखता है। 4 घंटे बाद 3 बजे के आसपास मोमिता सेमिनार रूम में जाती हुई दिखती हैं, पर फिर 4 बजे वही आदमी जो कॉलेज छोड़ के 11 बजे गया था, सेमिनार रूम वाले फ्लोर पे घूमता हुआ दिखता है। और ये था केस का टर्निंग पॉइंट।
अब पुलिस ने सारे सस्पेक्ट्स को हटाकर इस अननोन आदमी को प्राइम सस्पेक्ट बना दिया था। स्टाफ मेंबर्स को फुटेजेस दिखाने के बाद पुलिस को पता चलता है कि इस आदमी का नाम है संजय रॉय। संजय रॉय कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का काफ़ी करीबी था और उसका कॉलेज में आना जाना लगा रहता था। कहते हैं वो पेशेंट से पैसे लेकर उन्हें कॉलेज में भर्ती भी करवाता था। पुलिस जल्दी ही संजय रॉय का सर्च वारंट निकालती है और एक खबरी की मदद से वो जल्द पकड़ा भी जाता है। पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है तो संजय रॉय बस यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, पर उसी समय पुलिस के हाथ में सबसे बड़ा सबूत लगता है। सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा था कि संजय के गले में ब्लूटूथ हेडसेट थे, वही हेडसेट जो मोमिता की डेड बॉडी के पास मिला था। जैसे ही पुलिस ने फोन में ब्लूटूथ को ऑन किया तो वो हेडसेट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गए। ये प्रूफ काफ़ी था पुलिस के लिए और ज़्यादा देर तक दर्द ना सह पाने की वजह से संजय रॉय ने कबूल कर लिया कि मोमिता के साथ ये घिनौना काम उसी ने किया था। उसका कहना था कि वो उस समय शराब के नशे में था, जिसकी वजह से उसने अपना कंट्रोल खो दिया था। जब पुलिस ने संजय की टी शर्ट उतारी तो उसकी पीठ पर बहुत सारे नाखून के निशान मिले, कुछ जगहों से स्किन छिली हुई भी मिली। अभी फिलहाल के लिए संजय का डीएनए मोमिता के नाखून में मिले स्किन से मैच करने के लिए भेज दिया गया है। थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पता चला कि संजय पे पहला केस नहीं है, ये उसका तीसरा केस है। संजय रॉय ने 4 शादियां कर रखी थी, एक बीवी की कैंसर से मौत हो गई और बाकियों से तलाक हो गया था। पहले के 2 केस भी उसकी बीवियों ने ही उसके खिलाफ लगाए थे। उसका पहला केस लगा था 2023 में, जब उसकी बीवी ने डोमेस्टिक अब्यूज के चार्जेस उसके खिलाफ लगाए थे। उसकी बीवी का कहना था कि जब वो 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी तब संजय ने उन्हें मारा था। जब पुलिस को ये लगने लगा कि उन्होंने एक्चुअल कल्प्रिट को पकड़ लिया है, तभी होता है एक और खुलासा, जो कि है ऑटोप्सी रिपोर्ट्स। इन रिपोर्ट्स के हिसाब से ये एक गैंग रेप था, क्योंकि मोमिता की बॉडी से कम 7-8 अलग अलग सीमन सैंपल पाए गए और कई बार पेनिट्रेशन हुआ था। इन रिपोर्ट्स में कई ऐसी चीज़ें सामने आई जो हम शायद आपको बता भी ना पाएँ। ये इन्फॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव है, इसलिए हम आपको सारी नहीं पर कुछ डिटेल्स ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उस लड़की ने आखिर कितना कुछ सहा था। मोमिता की बॉडी पे मोर देन 20 बाइट मार्क्स थे। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से टोटल 113 बाइट मार्क्स थे। उनकी गर्दन पे 30 सेकंड से ज़्यादा देर तक प्रेशर लगाया गया था, जो कि उनकी मौत का एक्चुअल रीज़न था। गला दबाने की वजह से वो सांस नहीं ले पाई और इवेंचुअली उनकी डेथ हो गई। मोमिता की पेल्विक ग्रिडल टूटी हुई थी और मैं आपको बता दूं कि ये हिस्सा ऐसे नहीं टूटता। ये हिस्सा तभी टूटता जब बहुत फोर्स लगाया जाए, जैसे कि किसी हाई स्पीड कार से एक्सीडेंट होना या ऊंची बिल्डिंग से गिरना। तो अब आप ही सोच सकते हैं कि उन्हें कितना टॉर्चर किया गया होगा। उनके जेनिटल्स के अंदर से हेयर पिन मिली थी और इतना ही नहीं, उनके साथ रेप सिर्फ बिफोर डेथ ही नहीं आफ्टर डेथ भी किया गया था। ये सारी बातें किसी का भी खून खौला सकती हैं। कोई इतनी दरिंदगी किसी के साथ कैसे कर सकता है? क्या एक बार भी इन जानवरों को मोमिता की चीखों से फर्क नहीं पड़ा? क्या हमारा समाज सच में इतना नीचे गिर चुका है? जब ये रिपोर्ट सबके सामने आई तो सबके दिल में एक आग सी पैदा हो गई और यहाँ से शुरू हुई सीबीआई की मांग। ये कहा जा रहा था कि इस केस में कुछ हाई प्रोफाइल टीएमसी मेंबर्स का भी हाथ है और उन्हें बचाने के लिए हो सकता है पुलिस इतनी स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ना करे, क्योंकि इस समय वेस्ट बंगाल में टीएमसी पार्टी पावर में है। जब कॉलेज के प्रिंसिपल से इस केस को लेकर बात की गई तो उन्होंने ये बोला कि एक लड़की ऐसे आधी रात में अकेले गई ही क्यों। इस स्टेटमेंट ने एक अलग ही गुस्सा प्रोटेस्टर्स के दिल में जगा दिया और वो उनके रेजिग्नेशन की मांग करने लगे। इतने प्रोटेस्ट की वजह से संदीप घोष ने अपना रेजिग्नेशन दिया, पर टीएमसी ने रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने की बजाय उन्हें दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया, कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल। ये देखने के बाद उस कॉलेज के स्टूडेंट्स ने संदीप को कॉलेज के अंदर घुसने ही नहीं दिया। और यहाँ से एक सवाल और खड़ा हो गया कि क्या पता ममता बनर्जी या टीएमसी शायद इस केस को भी अच्छे से सॉल्व ना होने दे। इतना कुछ चल रहा था कि इसी बीच और कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को पूरी तरह बदल दिया। 13 अगस्त 2024 रात के 2 बजे, जिस समय सारे प्रोटेस्टर्स आरजीकर कॉलेज के बाहर थे, तभी एक ट्रक आया और उस ट्रक से निकले गुंडे। ये गुंडे किसने भेजे थे, क्यों भेजे थे, किसी को नहीं पता, पर उन्होंने जो किया उसने यह साबित कर दिया कि अब ये कोई मामूली केस नहीं है। उन गुंडों ने आते ही हमला शुरू कर दिया। बिल्डिंग्स, रूम्स, बेड सब कुछ तोड़ने लगे और ये गुंडे 10-20 नहीं हजारों में थे। 1 घंटा तोड़फोड़ करने के बाद वो गुंडे उसी ट्रक में वापस चले गए। जैसे ही इस बारे में मीडिया को पता चला तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज बीच में कूद गईं। बीजेपी टीएमसी पे इल्ज़ाम डालने लगी कि ये उन्होंने जानबूझकर किया ताकि ये अपने नेताओं को बचा सके, और उसी तरफ टीएमसी बीजेपी पर इल्ज़ाम डालने लगी कि वो कोलकाता के वनरेबल टाइम का फ़ायदा उठाकर अपनी इमेज बनाना चाहती है। इतनी बुरी कंडीशन को देखकर कोर्ट ने फाइनली ये केस सीबीआई को दे दिया। अभी कई लोगों का कहना है कि इस केस के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। कुछ लोगों का तो कहना है कि मोमिता को ये पता चल गया था कि आरजीकर कॉलेज में सेक्स रैकेट और ऑर्गन ट्रैफिकिंग चल रही है
और वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती थी, इसलिए उनके साथ ये सब प्री प्लान्ड हुआ। लेकिन अभी तक ना ही पुलिस और ना ही मीडिया से इसकी कोई जानकारी मिली है, तो इसे सही साबित करना मुश्किल है। पर एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है, आरजीकर कॉलेज में सालों से एक अजीब सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। कई सालों से इस कॉलेज में कई सारे लोगों की डेथ्स हुई है। पहला केस नवंबर 7, 2001 का है, जब एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। बाकी स्टूडेंट्स का कहना था कि कॉलेज में प्रोस्टिट्यूशन चल रहा था और इसी सर्कल में फंसने की वजह से स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट किया। दूसरा केस तब हुआ जब एक कॉलेज के स्टाफ मेंबर ने अपने हाथ की नसों को काटा और छत से कूद गया। आज तक ये नहीं पता चला कि आखिर ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, पर लोगों का मानना है कि ये भी कॉलेज के कुछ डार्क सीक्रेट से जुड़ा हुआ है। तीसरा केस 2020 का है, जब एक 25 साल की डॉक्टर ने आरजीकर हॉस्पिटल की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। कहा गया कि डॉक्टर को डिप्रेशन था, इसलिए उसने अपनी जान दी। चौथा केस 2023 का है, जब एक डॉक्टर जो उत्तराखंड का था ट्रैकिंग के लिए गया और 12,000 फीट से गिर गया और अपनी जान खो बैठा। पांचवा केस अगस्त 2023 का है, जब एक इंटर्न जो अपनी इंटर्नशिप आरजीकर मेडिकल कॉलेज से कर रहा था ड्रग ओवरडोज की वजह से मर गया। बेशक इन डेथ्स के अलग अलग रीज़न हैं, पर यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये सारी चीज़ें आरजीकर कॉलेज में ही क्यों हो रही हैं। क्या वास्तव में डेथ्स उतनी ही सिंपल हैं जितनी हमें दिखाई जा रही हैं, या इनके पीछे मौमिता की डेथ की तरह कोई बड़ी साजिश थी? इसका जवाब तो फिलहाल हमारे पास नहीं है, पर शायद एक दिन होगा। ममता बनर्जी ने मौमिता की फैमिली को पैसे दिए थे, पर उनकी फैमिली ने वो लेने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर हमने ऐसा किया तो ये हमारी बेटी के साथ गलत होगा। मौमिता के पिता ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें टीएमसी पे विश्वास नहीं है। उन्हें डर है कि कहीं टीएमसी प्रूफ्स के साथ खिलवाड़ न कर दे। और जो लोग अपनी आवाज़ मौमिता के लिए उठा रहे हैं या टीएमसी के खिलाफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट उन्हें ट्विटर पे या तो नोटिस भेज रही है या फिर ब्लॉक कर रही है। अभी फिलहाल इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, प्रोटेस्ट भी जोर शोर से चल रहा है। 43 डॉक्टर जिन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया। सिर्फ इंडिया ही नहीं, अब ये केस इंटरनेशनल बन चुका है। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और ब्रिटेन तक इस केस की चर्चा हो रही है। यह केस उन मामलों में से है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारे घर की बेटियां बाहर जाने में सुरक्षित हैं या नहीं। इस समय जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, शायद बाहर किसी की बेटी, किसी की पत्नी या किसी की माँ को छेड़ा जा रहा होगा। लेकिन आखिर यह होता ही क्यों है? रेपिस्ट रेप क्यों करते हैं? कई बार जो रेप ऑफेंडर्स होते हैं वे बस अपना डोमिनेंस स्थापित करना चाहते हैं। कई बार यह देखा गया है कि जो लोग अपने घर में नीचा दिखाए जाते हैं या जो अक्सर कई लड़कियों से रिजेक्ट होते हैं, वे अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं, समाज में नहीं बल्कि अपनी नज़रों में। इन लोगों को साइकोपैथ कहना गलत नहीं होगा। जो घिनौना काम ये करते हैं, कोई राक्षस भी शायद ऐसा किसी के साथ ना करे। आज हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, पर वहीं दूसरी ओर कई चीज़ों में आज भी वहीं है। 2012 में जब निर्भया केस सामने आया था तो लोग बाहर आकर प्रोटेस्ट करने आए थे, यह सोचकर कि यह चीज़ कल को किसी और की बेटी के साथ ना हो। लेकिन आज फिर हम वहीं खड़े हैं, वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो 12 साल पहले लड़ी थी। आखिर कब तक यह लड़ाई चलेगी? क्या फिर 12 साल बाद हम किसी की बेटी के लिए जस्टिस मांग रहे होंगे या आगे बढ़ेंगे? इन मामलों का एक बड़ा कारण है डर की कमी। इन अपराधियों के दिल में कोई भी डर नहीं है। निर्भया केस में जो माइनर आरोपी था वो आज भी आराम से बाहर घूम रहा है और दिल्ली सरकार ने उसे सिलाई की मशीन दी ताकि वह अपना करियर सेट कर सके। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि जो उसकी व्यक्तिगत जानकारी बाहर निकालेगा उसे जेल होगी, इसलिए आज तक किसी को नहीं पता कि वह माइनर था कौन। अब आप ही बताइए, क्या ये सही था? क्या हमारी सरकार सही उदाहरण पेश कर रही है? आज सभी पार्टियां एक दूसरे को ब्लेम करने में लगी हैं। ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर रही हैं और कह रही हैं कि जल्दी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन इस मार्च को निकालने का क्या फ़ायदा? अगर वो न्याय देना चाहती हैं तो वो बड़े आराम से दे सकती हैं, आखिरकार वे वहाँ की मुख्यमंत्री हैं। पर नहीं, उन्हें इस केस को राजनीतिक एंगल देकर दूसरी पार्टियों को शामिल करना है। इसी बीच कुछ ऐसे बड़े लोग भी हैं जो अपनी ना मांगी हुई राय देते हैं, जैसे आप यह तस्वीर देखिए। इस ट्वीट को पढ़ने के बाद मेरा खून खौल उठा और मन किया कि इससे जाकर पूछूं, क्या यह अपने घर की लड़कियों के लिए ऐसा बोल सकता है? मैं ये सोच भी नहीं सकता कि इनकी परवरिश कैसे घर में होती है। पर उसी ओर हमारे पास वे लड़के भी हैं जो प्रोटेस्ट में जाकर लड़कियों के हक के लिए लड़ रहे हैं। लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगा कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं, दूसरों की बहनों को सेफ फील करवाइए, और अगर तुम अपनी बहन के लिए शेर हो तो दूसरों की बहन के लिए सूअर मत बनो। धन्यवाद।